नमस्कार दोस्तों, एनएनसी कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बार फिर से जो है साइंस का वीडियो आपके समक्ष आएगा। और धन्यवाद देते हैं उन सभी यूट्यूब विद्यार्थियों को जो देख रहे हैं। और मैं बहुत खेद के साथ कहता हूं कि मैं मैथ में आपके साथ नहीं रह सका ज़्यादा समय तक, क्योंकि हमारे पास दो जगह पर ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। इस वजह से उन बच्चों को पढ़ाने में हम ज़्यादा व्यस्त थे और सभी बच्चों का आज पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। और इतना कठिन पेपर मैथ का तो हमारे हिसाब से तो नहीं था। जिन बच्चों ने वर्ष भर पढ़ा है और रेगुलर प्रैक्टिस की है तो उन लोगों ने बहुत अच्छा जो है मैथ का पेपर कर लिया होगा। लेकिन अभी साइंस के लिए जो 3 दिन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही जो है आपको फिजिक्स जैसी समस्या जो है वो बहुत जल्द तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भी बच्चे देखेंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ अब हम पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं जल्द से जल्द, तो ये वीडियो आगे तक शेयर कर देंगे समय को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए भाई। आज केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें एक टॉपिक हमें पढ़ाना चाहिए था कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो ये प्रकाश क्या होता है? जैसे ये प्रकाश आप देख पा रहे हैं, इस कमरे में मान लो अभी अंधेरा हो जाए तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे ब्लैक बोर्ड पे भी जो भी चीजें लिखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं देती। परंतु तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा या एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश कितने प्रकार का होता है? तो भैया प्रकाश 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीप्त प्रकाश और एक होता है अदीप्त प्रकाश। अब दीप्त प्रकाश क्या होता है? जो स्वतः स्वतः चमकता है। जैसे सूर्य को ले लो, स्वतः चमकता है। बल्ब को ले लो, स्वतः चमक रहा है। और इसी तरीके से अदीप्त प्रकाश में क्या है? जैसे चंद्रमा है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वो चमकता है। तो समझ गए ना? तो ये प्रकाश का ही पूरा खेल जो है इस चैप्टर में है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जो पढ़ने का विषय है, इसमें प्रकाश शब्द आगे आया तो उसको हमने परिभाषित कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा अगर आपको पढ़नी है तो बस आप वीडियो को रोक रोक के आप समझ लेना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालिशदार तल से आकर टकराती है और टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है और टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी है, रोक के आराम से आप लिख सकते हो। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम आप पहले अच्छी तरीके से देख लो कि जो किरण प्रकाश आके टकराती है इसे क्या कहते हैं? उसका नाम भी दिया है आपतित किरण। और जो किरण वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इन 2 किरणों के बीच एक और किरण बनती जिसको हम लोग आभासी किरण के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसको भी हालांकि हम बताएंगे भी। और उसके बाद एक नाम आपने देखा ना, तो नियम पहले देख लो। तो नीचे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहां सजा लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम आसानी से आप रोक के लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब
इस प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, जैसे कभी कभी आपतित किरण की परिभाषा, तो जो किरण समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर आकर टकराती है तो टकराने वाली किरण को या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या है? जो किरण टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाली आभासी किरण को अविलंब कहते हैं। आपतन कोण है। आपतन क्या है? कोण है। आपतन कोण, तो सीधी सी बात भैया, आपतन कोण किसके बीच में लिखा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर आई से लिखते हैं। उसके बाद परावर्तन क्या है? एक कोण है, परावर्तन कोण है, तो हम लिख देंगे किसके बीच में है? परावर्तन कोण की परिभाषा कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर आर से लिखते हैं। आपतन बिंदु देख लो कहां है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपको प्रकाश के परावर्तन से जो समस्या है वो आसानी से आप पहले सुनिए, फिर वीडियो को रोक रोक के सारी परिभाषाएं लिखिए और फिर एक बार फिर से वीडियो को सुनिए, फिर इसको एक बार पढ़ लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर में पूछता है तो आसानी से आप लिख लोगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कांच, जल आदि में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके भी नियम हैं, भैया नियम है। तो नियम कितने हैं? इसके भी 2 ही नियम हैं। दोनों नियम सुन लो एक बार। आपतित किरण, जो आने वाली किरण है ना, आपतित किरण अपवर्तित किरण, जो अंदर गई ना, अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर नियतांक में होते हैं, अर्थात अनुपात में होते हैं। और इसको नीचे हम लोग साइन आई बटे साइन आर के रूप में लिख सकते हैं। ये एक नियतांक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हो सकता है ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछ ले, साइन आई बटे साइन आर किसका नियम है? तो स्नेल का नियम है। स्नेल का क्या नियम है? तो साइन आई और साइन आर एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। ठीक है, आसानी से आपने ये 2 बातें जान ली है। इसका एक बार हम बेसिक रिवीजन करे दे रहे हैं, आस्ते से आप उसको सुन लिए। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आकर टकराती है, टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण
और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद आपतित किरण, प्रकाश से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या वह किरण जो आकर चिकने और पालिशदार तल पर आकर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाली आभासी किरण को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसी तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? परिभाषा नहीं लिखना है, नियम लिखना है, इसीलिए ये गड़बड़ी नहीं करना है। सुनो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परिभाषा नहीं लिखना है, नियम लिखना है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बाद अब आप पढ़ने जा रहे हैं दर्पण। कक्षा 10 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको बने रहना है न्यूमेरिकल, यानी कि दर्पण के स्टार्ट से लेकर इस पूरे चैप्टर की न्यूमेरिकल तक, तो आपको ये वीडियो आज बहुत ही बेहतर मिलने वाला है, जिसकी मदद से जो है आप आसानी से जो है पूरे चैप्टर को पढ़ सकेंगे। और अगर एक एक पॉइंट को आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना। तो चलिए हम लोग दर्पण से स्टार्ट करते हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण तो आप देख ही चुके हो, शीशा एक प्रकार का होता है ना। तो वह चिकना और पालिशदार तल, वह चिकना और पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाला कोई प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। तो वह चिकना और पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। उसके बाद दर्पण के प्रकार, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? जैसे आपने देखा है, मान लो कोई सीधा शीशा है जिसके एक पृष्ठ पर आपने क्या कर दिया? कलाई कर दिया, पेंट कर दिया लाल ऑक्साइड। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि कलाई वाला भाग है, कलाई पृष्ठ है। और एक तरफ पृष्ठ कैसा है? परावर्तन पृष्ठ है, जिधर हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रश्न जो है यहां से ही बनेगा। आभासी एवं सीधा, इसकी प्रकृति है आभासी एवं सीधा। और इसकी खास बात यह है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा? वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। प्रकृति कैसी? आभासी एवं सीधा होता है। प्रकृति को ध्यान से देख लो, आभासी एवं सीधा। और ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद समतल दर्पण का अब कभी कभी आवर्धन पूछ देता है, तो आवर्धन भैया याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा आवर्धन को अंग्रेजी के अक्षर यम से लिखते हैं और इसका आवर्धन याद रखिए, एक आवर्धन एक। ठीक है, जो बात आपको यहां मिलने वाली है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप इसको बिल्कुल करेक्टली आप देखिएगा इसको।
तो अब दर्पण के प्रकार दो बताए हमने, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? वह चिकना और पालिशदार तल जिसके एक भाग पर कलाई करके दूसरे भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, दूसरे भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की दूरी देख लो, 100% याद रखिएगा, प्रश्न बहुविकल्पी है कि समतल दर्पण की दूरी, तो समतल दर्पण की दूरी क्या होती है? अनंत होती है। टिक करिएगा, अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि समतल दर्पण की दूरी होती है तो भैया अनंत होती है। समतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी एवं सीधा, और इसका आवर्धन कितना होता है? 1। ठीक है, अभी समय कम है, नहीं तो हम इसका चित्र बेहतर बनाते हैं कि कहां पे वस्तु और कैसे इसका चित्र बनता है। चलिए, उसके बाद हमने बताया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं, मतलब गोलीय तो कोई वृत्त या गोले के आकार में होना चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। इनकी परिभाषा को हम विस्तृत रूप से जानने के लिए आगे देखते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होते हैं? अवतल दर्पण को की परिभाषा क्या है? तो अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके उभरे हुए भाग पर, उभरा हुआ भाग, अपनी हथेली को ऐसे रख लो, और जो ये हिस्सा बाहर वाला ये उभरा हुआ भाग है, तो यहाँ पे होगा अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए लगे लगे हम लोग उत्तल दर्पण को भी निपटा देते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जैसे ये गोलीय भाग है, अब इसके दबे हुए भाग पर कलाई करके, दबे हुए भाग पर कलाई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं। परावर्तक तल, परावर्तक तल। और ये वाला हिस्सा क्या कहेंगे? कलाई, कलाई वाला पृष्ठ है, कलाई पृष्ठ है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके उभरे हुए भाग को दबे हुए भाग पर कलाई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा में एक बार फिर से बोले देता हूं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके दबे हुए भाग पर कलाई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इन दोनों दर्पण की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद इसी दर्पण से संबंधित कुछ ऐसी भी बातें जिनकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो प्रतिबिंब का बनना संभव नहीं है। अर्थात आप प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया को केवल आप चित्र में अपने किताबों में देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की किरणें आई और चली गई। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जैसे कोई बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनको बहुत सी प्रेमिका आई और चली गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज वो मोबाइल लिए इधर उधर भटक रहे हैं, भैया पढ़ने के लिए आप तरह तरह की स्क्रीम ढूंढ रहे हो। अब कोई मतलब नहीं, केवल 10 रुपए की स्क्रीम खरीदो और चाटो, आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम बेहतर समझा रहे हैं, समझ लो। ठीक है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो बेहतर समस्या है वो ये है कि परिभाषा देखो, जैसे ये क्या है कि वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस भी है, ध्रुव भी है, मुख्य अक्ष भी है। तो इनकी परिभाषा हम कैसे समझेंगे? इसमें एक परिभाषा द्वारक की भी होनी चाहिए, द्वारक, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वक्रता केंद्र की परिभाषा को समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो जिस गोले के केंद्र को या खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? उसके बाद फोकस क्या है?
पहले ध्रुव की परिभाषा समझ लो। वक्रता केंद्र समझ लिया। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात ये एक और परिभाषा हो सकती है कि खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग इधर देख लेते हैं। जैसे आपने गोला देखा है, अब गोले में क्या होता है, गोले में केंद्र भी होता है, केंद्र होता है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर ये केंद्र ही तो है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, चाहिए कह लो। उसके बाद तो ये क्या है, ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो हम इसीलिए तो समझा रहे कि खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद जो किरण इस केंद्र से ध्रुव तक, यहां तक परिधि तक जाती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, हमने इसको मान लो ऐसे काट रखा है। अब हिस्सा ये है, बात वो भी है कि हमने बाहर कलाई कर रखा है, कलाई कर रखा तो दर्पण हो गया है। इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो, आकार वही है। तो परिभाषा आपने समझ। अब मुख्य अक्ष क्या है, वह किरण जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आसानी से इसको आप समझ लीजिए। फोकस दूरी से जुड़ा हुआ एक बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, और इधर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। सूत्र देख लो, कभी कभी पेपर में सवाल दिया होगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब वक्रता त्रिज्या दी गई है तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो उसकी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 20 की आधी 10 हो जाएगी। अब दर्पण भी देख लेना, अगर दर्पण अवतल है तो भैया फोकस दूरी काहे में दिखाएंगे, माइनस में। और अगर दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी काहे में, प्लस में। कभी कभी यह भी कह सकता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भैया फोकस दूरी दी गई तो उसको 2 से गुणा कर दो, अर्थात दूनी कर दो, तो वक्रता त्रिज्या आसानी से आ जाएगी। तो उसके बाद इतना क्रम आप आसानी से सुन रहे हैं, समझ में ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो रोक ले, बैक कर ले, देख ले, ताकि इतना सब आना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको देखना है प्रतिबिंब का बनना। हम ये सब प्रक्रिया इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये सब तथ्यों से गुजरना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब के बनने के बाद इसकी प्रक्रिया को हम समझाएंगे कि कहां पे वस्तु रखे तो कहां पर चित्र बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। ये कितना टॉपिक कठिन है कि किताबों में सारणी बना के दी गई है, और बच्चे अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर अनंत पर, अरे ये रटना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन नहीं, आज आप NNC कोचिंग सेंटर का वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मात्र सेकंडों में ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न हम कहीं जाने नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र, उसके बाद ये सूत्र देखेंगे, उसमें F क्या है, V क्या है, U क्या है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेखीय आवर्धन पर। सारी जब टॉपिक हो जाएगी उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और तुम देखना मैं केवल 5 या 6 ही न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप अपने कभी अगर नहीं लगाई है न्यूमेरिकल तो आप भी लगाने लगेंगे। किताब लेके बैठेंगे तो आपको अंदर ही अंदर ये प्रसन्नता होगी कि भैया चलो अब हम भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, जो आपने वर्ष भर आपको सीखने में बहुत समय लग गया है। तो जी हाँ, तो चलिए इसको अब हमें इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य टॉपिक की ओर हम लोग जा रहे हैं। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये भैया बहुत ज्यादा मायने रखेगा इस वर्ष पेपर में। इससे जुड़े हुए बहुविकल्पी प्रश्न,
इससे के बिना न्यूमेरिकल की कल्पना करना बहुत ही दुर्लभ काम है, इसीलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। हम अब ये कुछ चीजें हमने इसमें रखी है बरकरार, ताकि आपका ध्यान न जाए, भटके ना और आप आसानी से देख सके। तो चलिए हम एक बार फिर से ले लेते हैं अवतल। अवतल दर्पण का नाम मैंने लिया। अब उत्तल समतल दर्पण को मैंने समझा रखा है। उत्तल दर्पण देखो, परिभाषा देखो, इतना बड़ा डायग्राम आप समझ लेंगे, दिखाई ना दे रहा हो तो आसानी से इसको जूम करके देख लें। ठीक है, ये दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या है तो बता चुके हैं वो पीछे आपको। वक्रता केंद्र, ये क्या है, ये आपकी फोकस दूरी है। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है। उसके बाद ये मुख्य अक्ष है। ये यम और यम1 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चलिए अब हम स्टार्ट हो जाते हैं भैया, देखते हैं कितना बेहतर आपको समझ में आने वाला है। एक छोटा सा एक यहाँ पे 2 जीरो बना लो, जिसको हम लोग बड़ा बड़ा कह सकते हैं अनंत। क्या कहेंगे, अनंत। इसको अनफिनिट मान लो। अब जब हम इधर की ओर चलेंगे तो समझ लेना कि सर जी यू लेकर चल रहे हैं, अर्थात वस्तु रखी जा रही है। मुख्य अक्ष वाली रेखा पर, प्रिंसिपल एक्सेस वाली रेखा पर ऊपर की ओर कौन रखा जाएगा, यू, यानी कि वस्तु रखी जाएगी। और जब हम कहीं नीचे की ओर होंगे तो आप समझ लेना कि ये वी है। क्या है, वी है, अर्थात प्रतिबिंब है। क्या बनेगा इधर, इधर प्रतिबिंब बने। अरे यार किधर भी बनेगा, अभी आसानी से समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बारीक से हम इसको हटा लेते हैं। यू वस्तु है और वी प्रतिबिंब है। चलिए अब अगर हमने यहां पे लिखा नंबर 1, विज्ञान में गणित का उपयोग कर लो भैया थोड़ी देर के लिए। वस्तु रखी हमने अनंत पर, तो चित्र कहां पर बनेगा, देख लो अपनी सारणी पर। अगर तुमने सारणी देखी तो यार बुद्धि फिर जरूर जाएगी तुम्हारी। इसलिए तुम कुछ ना करो, एनएनसी का वीडियो देखो, फिर देखो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। अनंत यानी कि वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो भैया फोकस पर बनेगा। एक नंबर को एक नंबर से मिला लो। दूसरी बात, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने रख दी कहीं पर 2 नंबर, तो सर जी चित्र कहां पर बनेगा, तो चित्र आपको भी पता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रकट वरकट अभी हम सब बताएंगे, पहले नंबरिंग ध्यान से देख लो। अब हमने 3 नंबर कहां पर लिखा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी दिखाई दे रहा है, भले ही मोबाइल सस्ता है पर वीडियो दिखाई दे रहा है, पर जब ये वक्रता केंद्र पर है तो इसका चित्र कहां पर बनेगा, तो भैया वक्रता केंद्र पर बनेगा। अभी हम बताएंगे, आकार बताएंगे, इसकी प्रकृति बताएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। 4 नंबर कहां पर लिखा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लिखा है। 5 नंबर कहां पर लिखा है, तो भैया फोकस पर लिखा है। अब वक्रता केंद्र और फोकस वाला चित्र कहां पर बनेगा, वो भाई नंबर से नंबर को मिलाएंगे हम लोग। 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, ठीक है। तो भैया आसानी से हम लोग ये नंबरिंग जरूर देख लेंगे। इसी का मेन फोकस है नंबरिंग। अगर आपने नंबरिंग को देख लिया तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी हो जाएगा और आपका हो जाने वाला है अगर चित्र बनाने को भी पेपर में आता है तो ये नंबर हम थोड़ा सा साइज में बड़े करे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को केवल इंस्टाग्राम वीडियो देखना पसंद है, यूट्यूब नहीं। लेकिन आज से आप भी देखेंगे और दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि भैया देख लो, सस्ते में सस्ता। इसमें अवतल दर्पण में चित्र भैया 6 बनेंगे। अभी नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो छठा कहां रखेंगे, छठा भैया यहां पर कर देंगे। ये क्या कर दिया, जितना इधर बढ़ रहे हैं उतना उधर थोड़ी ना बढ़ जाएंगे यार, अनंत के उधर नहीं जाएंगे। अब छठा वाला चित्र यहां पर बनेगा कि यहां पर, यानी कि 6 नंबर अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, इसको भी हम लोग गौर से भी देखेंगे। तो इसकी हम लोग प्रकृति को भी देखेंगे, प्रकृति और सबसे महत्वपूर्ण रहेगी इसमें 2 चीजें और रहेंगी, जिसका नाम है वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा। और यहां पर रहेगा आभासी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं
सीधा। बस इसकी प्रकृति को अब देखो, हमारे साथ साथ एक गाना गाओ आप। वो एक नंबर यहां लिखा है, तो जहां एक नंबर हो वहां पर ऊपर वस्तु, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो कहेंगे सर जी एक नंबर फोकस पे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। और 2 नंबर हमने कहां रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो चित्र कहां पर बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 3 नंबर कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। तो चित्र कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर कहां पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो चित्र कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। 5 नंबर कहां है? तो भैया फोकस पर है, फोकस पर। तो इसका चित्र कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। और 6ठा नंबर कहां पर है? फोकस और ध्रुव के बीच। 6 नंबर कहां है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहा? दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? तो आभासी एवं सीधा बनेगा। आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, या आपके एक अच्छा अध्यापक जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है उनसे कोई त्रुटि हो गई हो, वो अक्सर ये कह देते हैं कि अवतल दर्पण में भैया प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन 5 ही बार बनता है। 6ठी बार जब बनता है तो आभासी एवं सीधा बनता है। तो आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए ये भी देख लो इसकी प्रकृति के लिए। अब हम ये कांटे दे रहे हैं। एक ही घर में जब 2 लोग होते हैं तो कभी ना कभी उनका बंटवारा जरूर होता है। इसीलिए इधर रहेंगे छोटे और इधर रहेंगे बड़े। भाई एक पिता की 2 औलादे हैं, दोनों औलादे में एक का नाम छोटे और एक का नाम बड़े हैं। तो कोई घर एक है, पिता ने अपनी पूरी उम्र कमाने के बाद एक घर बनाया, बच्चों ने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमने भी आज इस अवतल दर्पण को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आप समझ लीजिए। अब 3 के इधर रहेंगे तो छोटे और 3 के इधर रहेंगे तो बड़े। और अगर 3 पर खड़े हैं तो कहां पर खड़े हैं? यानी कि आप बराबर पे खड़े। तो ठीक है, चलिए अब आ जाइए। हमने लिखा वस्तु की स्थिति। अगर हम आपसे पूछ दें कि भैया वस्तु की स्थिति 4 नंबर पर है, अर्थात कहां है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र, एक ही चित्र समझ लेंगे फिर अपने आप लिख लेंगे। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच। 4 नंबर वाला हम चित्र बता रहे हैं, 4 नंबर को समझो। वस्तु की स्थिति कहां है? तो आपने कहा कि सर 4 नंबर तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हमने लिखा वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो कुछ बच्चे कहेंगे चित्र कहां पर बनेगा? तो घबराइए नहीं, यहां देखो 4 नंबर कहां है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहां पर है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और एवं अनंत, अनंत के बीच, अनंत के बीच। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा सर जी आकार बताओ। आकार, यार जब घर के 2 बंटवारे हुए तो 4 नंबर तो तुम्हारा बड़े में पड़ रहा ना, तो आकार में क्या होगा? वस्तु से बड़े, वस्तु से बड़े ना लिख देना, बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा सर जी बड़ा तो कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति बताओ। तो प्रकृति यहां तुमका दिख ना रही है, वास्तविक एवं उल्टा। तो यहां पर लिख लो वास्तविक एवं उल्टा। जब तक आप इधर रहेंगे प्रकृति नहीं बदलेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। जब नंबर आप 3 के इधर उठाएंगे तो बड़े, 3 के इधर उठाएंगे तो छोटे, और सीधे 3 पर उठा लिया तो भैया उसकी हो जाएगी प्रकृति, क्या हो जाएगी? आकार हो जाएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो चलिए आप भी अब 6 नंबर वाला जो है, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अब
अब भैया आप एक नहीं, आपको एक नंबर चुनिए। जैसे आप 5 नंबर को चुन रहे हैं, पहले 4 कंडीशन लिख लीजिए। 4 कंडीशन के बाद सारणी मत मिलाना, सारणी में बहुत ज्यादा झंझट हो जाएगा, समझना मुश्किल है। इसीलिए पहले देखो, ऐसे 4 नंबर लिख लो। वस्तु की स्थिति 5 नंबर बोलिए। वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, तो यहां लिख लो फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो 5 नंबर इधर देखो, कहाँ है? इधर है। किसके नीचे है? अनंत के नीचे। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लो अनंत पर। उसके बाद आकार 5 नंबर तुम्हारा बड़े के घर में है कि छोटे के घर में? तो आप बड़े के घर में है, तो लिख लेंगे वस्तु से बड़ा। और उसके बाद इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे? प्रकृति लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा जब लिख लो, फिर सारणी उठाओ, किताब वाली और मिलाओ। और अगर तुम्हारा सही नहीं है तो भैया एक काम करो, मोबाइल तो तोड़ना नहीं, सीधे यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बजाय हमारा वीडियो डिलीट कर दो, फिर ना देखो, फिर हम तुमसे कोई गुजारिश नहीं करेंगे। और ऐसे ही आप इन 6 नंबर को आसानी से 1 2 3 4 5 6 सबको भैया मिला लो। और इसका तो मतलब यही है कि जैसे जैसे ये वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती जा रही है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता चला जा रहा है। और जितना यह दूर जा रहा है, जितनी वस्तु दूरी प्रतिबिंब छोटा, जितना वस्तु नजदीक प्रतिबिंब बड़ा। कहने का मतलब ये ले लो। अब ये इसमें तो भैया सीधी सी बात है कि ऐसे ग्राउंड में पढ़ लो भैया, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। मतलब सीधी सी बात है। और यहां जितना ये पुकार रहा उधर के लिए, वो यार इधर भाग रही है। तो सीधी सी बात है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। या ये कह सकते हो कि भैया मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। और एक बार वादा हुआ, आदमी जब 2 प्रेमी और प्रेमिका यहां नहीं मिल पाते हैं, समाज के विरुद्ध होकर कोई काम करते हैं, तो समाज उन्हें यहां होने नहीं देता। और हमारी यही कामना भी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब वो लोग पीछे पीछे मतलब समझ गए, जब कोई, अब ऐसे समझ लो भाई, अगर तुमको कैसे समझा यार, तुम समझ गए होगे। हालांकि पहले समझ लो, आप दूसरा लगा दे कंडीशन। तुमने कभी किसी 2 प्रेमी का नाम सुना होगा जिनकी कोई एक मिसाल दी जाती हो? तो भैया है। एक साल लोग कहते हैं ना, गांव में ज्यादा बढ़िया लाल पीले कपड़ा पहन के घूम रहे, बने लैला घूम रहे हो। अगर कोई लड़की थोड़ा सा इधर उधर होती है ना, इधर चक्कर मकर ज्यादा करती है ना, तो कहते हैं बिल्कुल लैला मजनू बने घूम रहे। तो भैया जैसे लैला और मजनू, अब लैला नीचे रख लो, मजनू ऊपर हो जाओ। अब मजनू जब लैला से मिलने के लिए जाते हैं, लैला भैया वहां से निकल लेती है, क्योंकि बीच में एक नदी बह रही, दीवाल है, वो मुख्य अक्ष की दीवाल है, ये कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए वो कह रहा है कि तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। मिल नहीं पा रहे, लेकिन दोनों एक दिन एक दूसरे से मिलने के लिए है तेरी नदी में छलांग लगा गए। और जब नदी में छलांग लगा गए तो हर बार वास्तविक में उल्टा थे, 5 बार आभासी एवं सीधा। यानी कि जब 2 किरणें डाट 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 में पीछे जाकर मिलेंगी तो वो कहलाएगा आभासी एवं सीधा। अब भी अगर आप समझ में नहीं आया है आपको, तो हम भैया क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आगे बस न्यूमेरिकल की वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद। तो आगे हमने आपको बता रखा है कि उत्तल दर्पण के जो है चित्र कैसे बनते हैं। चलिए, जो अभिभावक भी अगर बच्चों के साथ जुड़े हैं, देखिए भैया, जो बीच बीच में हम थोड़ा सा मनोरंजन इसलिए कर देते हैं ताकि कोई भी बच्चा यार वीडियो देखते देखते अपसेट ना हो, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। और तुम्हारा मन ही यार तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकता है। हम केवल आपको कोशिश करके पढ़ा सकते हैं, और आपका मन अच्छी तरीके से अगर प्रसन्न हुआ, सब कुछ सीख लेता है, लिख लेते हो कॉपी पर, तो भी भैया नंबर आएंगे। हम तो वहां लिखने बैठेंगे नहीं, इसीलिए आपका प्रसन्न रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। बाकी भैया हम कोई गाना गाने के शौकीन नहीं है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया इसलिए होती ताकि बच्चे जो है चैतन्य बने रहे, और बीच बीच में थोड़ा सा संगीत वंगीत इसीलिए होता है भैया, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। बहुत से बच्चे तो हमने देखा लीड लगा के पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सा भैया गाना सुनते हैं। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप पढ़ सकते हैं, जितना आपको आनंद आता है आराम से पढ़िए, बस पढ़िए, पेपर नजदीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चित्र कहाँ कहाँ बनता, कैसे कैसे बनता है, लोग भटक रहे हैं यार, सारणी देख रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, एमएनसी कोचिंग सेंटर के वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको लगे कि यार इतने कम समय में हाय पूरा साल चला गया लेकिन अब तो पल भर में समझ में आ गया। तो और कुछ बच्चों की समस्या होगी, सर जी ये सब बता रहे हो और अगर कहीं न्यूमेरिकल बता देते कोई सस्ता जुगाड़ तो बस जुड़े रहिए, फिर जुगाड़ क्या महा जुगाड़ मिलने वाला है आपको बहुत जल्द। तो चलिए, उत्तल दर्पण की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि वे दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलाई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना देते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के केवल 2 ही चित्र बनते हैं। तो कुल दर्पण में कितने चित्र बनते हैं? तो कुल दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों मिला करके 8 चित्र बनते हैं। 8 ही चित्र, तो 6 हम पीछे समझा दिए हैं, अब आपको 2 और समझा देते हैं। इसमें भी आपको एक बात समझ लेना चाहिए, जहां ये 2 गोले रखे ना तो ये क्या है? अनंत है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इस बार यू इधर रहेगा, मतलब वस्तु इधर चलेगी क्योंकि यार परावर्तक तल इधर है और इधर वक्रता केंद्र फोकस ध्रुव, ये इसकी परिभाषा आपको बता दी गई, मैंने बताया है, वहां पे जाके चेक करिए। अब इसका चित्र कहां पर बनेगा? फोकस पर, फोकस पर बनेगा। अब 2 नंबर का मतलब है अनंत से लेकर के ध्रुव तक कहीं पर भी 2 नंबर हो, मतलब 2 नंबर का मतलब ये हुआ कि अनंत से लेकर ध्रुव के बीच तुम चाहे जहां पर वस्तु को रख दोगे उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब भैया फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बीच में ओ है, वो क्या है यार? ओ क्या है? ये वस्तु की लंबाई है और मुख्य अक्ष के ऊपर तो वस्तु की लंबाई और मुख्य अक्ष के नीचे तो भैया प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि एक को ओ से और एक को आई से लिखते हैं। इसीलिए रेखीय आवर्धन पढ़ने में आसानी होने वाली है, वहां पर भी आपको परेशान नहीं हम बिल्कुल करने वाले हैं, मजाक मजाक में सारा हो जाएगा, बस आप समझ लीजिए। तो 2 नंबर, अनंत से लेकर ध्रुव के बीच कहीं पर भी वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसा बनेगा? तो भैया दिख रहा होगा, जब आपको वो दिख रहा है तो ये भी दिख रहा होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। सर जी का दोनों बार बनेगा क्योंकि उसने बता दिया है 5 बार वास्तविक एवं उल्टा और 1 बार बताया आभासी एवं सीधा, जो लैला मजनू कूद गए नदिया में। तो यहाँ पर कोई कूदेगा नहीं, केवल 2 ही चित्र हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण में आभासी एवं सीधा ये छोटे है, छोटे बड़े कहां? छोटे अब ज्यादा पैसा वाले हुए तो अपना घर अलग बना लें, काहे घर में अपना रहे, इसीलिए आभासी एवं सीधा और आकार में दोनों ही चित्र वस्तु से छोटे बनेंगे, इसलिए मैंने छोटे लिख दिया ताकि आप भटको ना। अब वस्तु की स्थिति 2 ही है तो हमने मान लो लिख दिया अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच कहां रख दिया? अनंत और ध्रुव के बीच, यानी कि हम 2 नंबर बोल रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच। अब कहेंगे सर जी प्रतिबिंब की स्थिति तो तुम्हें यार 2 नंबर नहीं दिख रहा, कहां पे बना है? फोकस और ध्रुव के बीच। यहां पे ऐसे लिख लो फोकस और ध्रुव के बीच चित्र मिला लो, सारणी जरूर खोलो, किताब जरूर खोलो, मिला जरूर लो, क्योंकि सर जी कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं और भैया आसानी से मिला लो। अगर गलत है तो तुरंत हटाओ, पीछे जाओ, अरे वीडियो हटाओ, पीछे नहीं जाओ, वीडियो हटाओ, झंझट खत्म। आकार में कैसा? छोटा, वस्तु से छोटा ही लिखना है, प्रकृति का लिखनी है तेरी। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा ही बनता है और वस्तु से छोटा। यह बहुविकल्पी प्रश्न ध्यान रखना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और वस्तु से छोटा है तेरी। उत्तल दर्पण में टिक करना है, बाकी जो बचा अवतल में टिक करना है। समतल दर्पण में एक ही बात आपको याद, समतल दर्पण की दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर रहता है, वहां पर जाके आसानी से समझ लो। अब आपको दर्पण से संबंधित कोई समस्या नहीं रह गई होगी, चित्र से संबंधित। अब कुछ बच्चे
परेशान होंगे, सर न्यूमेरिकल पे आओ, न्यूमेरिकल पे आओ, न्यूमेरिकल बताओ बहुत जल्दी सा। मार, हम लोग भी भैया गणित में मार, त्रिकोण मिति ऊंचाई दूरी। अरे भाई त्रिकोण मिति ऊंचाई दूरी मार, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन गोला शंकु टेंट बना डाले, उसके बाद न जाने कौन कौन खिलौना बना डाले, इसके ऊपर उसके ऊपर ये आकृति बनाई, उसमें डुबो दिया। बहुत अगाव है भाई, पूरे साल यार खपड़ी घूम गई, और आज जब सवाल मिला तो पता चला खिलौना, हाथ में खिलौना मिला। तो बच्चों ने हालांकि बहुत अच्छा किया, हम कोई सी प्रश्न की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी गहराई से जाकर हम लोगों ने खोद के बच्चों को पढ़ाया। जब वो आज नॉर्मल प्रश्न थोड़ा सा एक दो मिले तो उनको किया, बहुत गजब, बहुत गजब। पेपर इतना भैया सरल नहीं था जितना हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें आ रहा था, इस वजह से हमें लग रहा है, और जो बच्चे हमारे दे रहे थे पेपर उनके लिए वो बहुत भारी था। इसलिए हम बार बार पेपर की बात जो करते हैं वो हर व्यक्ति को, अगर तुम्हें भी, आप देख रहे होंगे हमारी बात को सुन रहे होंगे, अगर तुमने को पेपर आया होगा, साल भर आपने पढ़ा है, तो आपको भी बड़ा आसान लग रहा होगा। लेकिन जो बच्चे साल भर इधर उधर फोन चलाते रहे, घूमते रहे, उनको आज लग रहा था कि अरे ये तो बड़ा टफ मामला, ये खिलौना यार कैसे धरे मध्यिका, कहाँ रखे बहुलक का सूत्र, और बताओ निर्देशांक ज्यामिति में तो पूछो ना भाई, कौन कौन अनुपात नहीं निकलवाए, कहां से x अक्ष से y अक्ष से सवाल मिला, तो भैया दोनों बिंदु मिले, अनुपात भी मिला, और 12-21 पासवर्ड रख के बच्चों ने आसानी से उसको कर भी दिया। मूल बिंदु से बताओ पूछ लिया दूरी, कोई भी गणित की चर्चा कम करेंगे, निकल गया भाई, पक गए। अब आ जाते हैं साइंस की ओर। चलिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इसको दो पार्ट में ले लो। अवतल दर्पण लिख लो, अवतल दर्पण, और एक तरफ लिख लो उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ले लो। उत्तल दर्पण में एक तरफ आराम से लिख लो F बराबर V बराबर U बराबर, F बराबर V बराबर और U बराबर। इधर उत्तल दर्पण में सब माइनस, इधर प्लस प्लस माइनस। तो आपको इसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी के अक्षर यम से लिखते हैं, और इसका रेखीय आवर्धन जो होता है वो माइनस का v बटा u होता है। इसकी इससे तुलना की जाती है, लेकिन इसकी तुलना मेन रूप से i बटे o बराबर माइनस v बटा u से होती है। ये ध्यान से देख लो, आई की हमने चर्चा वहां पे कर दी है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। वी क्या है? वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आसानी से आप इसको समझ लो, अवतल दर्पण में एफ वी यू सब माइनस में है, और उत्तल दर्पण में एफ भी प्लस में, वी भी प्लस में, यू माइनस में है। रेखीय आवर्धन सेम लगेगा दोनों में, घबराने की कोई बात नहीं। यहां पर न्यूमेरिकल में कभी कभी ये कह देता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और उसी मुख्य अक्ष पर 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, या वस्तु की दूरी, या फोकस दूरी, जो भी है, ये 5 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, इस तरीके की जो समस्या है ना, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे तुरंत। तो क्या हुआ, जब यम को दो पार्ट में समझ लो, यम को दो पार्ट में समझ लो। कैसे समझ लेंगे? जब वास्तविक कहे 5 गुना वास्तविक तो शून्य से माइनस, और जब कह दे 2.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना, जो भी कह दे तो आभासी समझ लो। आभासी मतलब प्लस। तो ऐसी स्थिति में यम को प्लस के बराबर रखो, और ऐसी स्थिति में यम को माइनस के बराबर रखो। तो अगले वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो सवाल के साथ मिलेंगे, और आप कॉपी पेन तैयार रखेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल ना आने लगे तो भैया हमको बताना, अब समय ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप इससे ज्यादा आप देखेंगे नहीं, हम जबरदस्ती आपको बैठा लेंगे नहीं तो आपको नींद आए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे।